Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you CBL. Thank you so much CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. हेलो एवरीवन, आज हम जनरल साइंस में बायोलॉजी का कंपोनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो टॉपिक्स हम MCQs के थ्रू कवर करेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं कि बायो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हीमोग्लोबिन इज व्हाट? द आयरन कंटेनिंग oxygen transport metalloprotein in the RBCs of all vertebrates with the exception of fish family as well as the tissues of some invertebrates। तो इसमें क्या क्या कीवर्ड्स दिए हुए हैं अगर हम उनको ध्यान रखें, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटालोप्रोटीन। मेटालोप्रोटीन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, हमें इतनी डिटेल में जाने की इस रिगार्डिंग नीड नहीं है। इन दी RBCs दैट इज रेड ब्लड सेल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ फिश फैमिली। सो दे आर सेइंग कि फिश फैमिली में हीमोग्लोबिन नहीं होती है, एज वेल एज द टिश्यूज ऑफ सम invertebrates. Now what are invertebrates and what are vertebrates? Invertebrates are those organisms who do not have a vertebrae, means कि उनकी backbone नहीं होती है, उनको हम invertebrates बोलते हैं। Whereas vertebrates are those organisms जिनकी backbone होती है। For example humans, mammals have a backbone, so we are vertebrates। अब second option is also similar, but इसमें क्या दिया हुआ है? नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट। थर्ड ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर प्रोटीन वर्ड नहीं दिया हुआ, वेराज फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है कि वो ऑल वर्टिब्रेट्स एज वेल एज टिश्यूज ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। अब हीमोग्लोबिन है क्या? हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड पिगमेंट जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होती है। इस वजह से ही जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है वो रेड कलर के होते हैं। सो हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। सबसे पहले हमें ये पता है कि ये RBCs में है, तो ये ऑप्शंस में हम देख लेंगे कि रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है। देन इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, सो मेटालोप्रोटीन ऑप्शन भी हम कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड, हीमोग्लोबिन करता क्या है? सो इट हेल्प्स ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स to the body, whereas also the carbon dioxide back to the lungs through the heart। तो इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है सो इट मेक्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब अगर इफ़ यू रिमेंबर हमने स्कूल टाइम में साइंस में पढ़ा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनिंग है वो कैसे होती है। सो द थिंग इज कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है टू मेक ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वेयर एज कार्बन मोनोऑक्साइड और इजीली जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ फ्रेंडशिप कर लेती है, उसके साथ मिल जाती है टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सो इट इज सेड दैट कार्बन जो मोनोऑक्साइड है उसकी पॉइजनिंग बहुत इजीली हो सकती है, क्योंकि क्या होता है ऑक्सीजन को छोड़ के जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ फ्यूज कर जाता है, कंबाइन कर जाता है, जिस वजह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पाती। तो अगर हम इस क्वेश्चन का सही आंसर देखें तो वो है ए। जो फिश फैमिली है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होती है और कई जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके टिश्यूज में भी हीमोग्लोबिन इज नॉट प्रेजेंट। Second, movement of cell against the concentration gradient is called
ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. अब व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इट इज आस्क्ड दैट मूवमेंट ऑफ सेल इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. सो हम एक एक करके ऑप्शन को देख लेते हैं. सबसे पहले है ऑस्मोसिस. अब नाउ व्हाट इज ऑस्मोसिस? सो अगर हम पहले कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करें, सो व्हाट इज अ नेचुरल ग्रेडियंट कि कोई भी चीज जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है एंड कोई भी चीज जो लो कॉन्सेंट्रेशन की है. कॉन्सेंट्रेशन मतलब किसी एक चीज का उसमें कंटेंट कितना ज्यादा है. तो अगर हम पानी का एग्जांपल लें तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जिसमें होगी वो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला एक सोल्यूशन हो जाएगा, वेयर एज जिसमें कम पानी होगा उसमें लो कॉन्सेंट्रेशन होगा ऑफ अ सोल्यूशन. सो लेट्स से कि हमारे पास एक कोई भी एक कंटेनर है, उसमें हमने शुगर डाल दी एंड वी ऑलरेडी हैड वाटर इन इट. सो दिस इज आवर सोल्यूशन. इसमें क्या है, जो सॉल्वेंट है वो है हमारा वाटर, और जो सोल्यूट है मतलब जो चीज सॉल्वेंट में डाली गई है जो कम है और वो ज्यादा सोल्यूशन के जो पार्ट है उसमें डाली गई है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट. सो वी हैव अ शुगर सोल्यूशन जिसमें शुगर है और पानी है. सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर भी एक कंटेनर है, बट लेट्स से इसमें हमने 5 ग्राम चीनी डाली, वेयर एज इसमें हमने 10 ग्राम चीनी डाली. अब अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा पानी किसमें होगा, इसमें, और कंपैरेटिवली कम पानी होगा इस कंटेनर में, बिकॉज इसमें शुगर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमने ज्यादा डाली है. सो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें ज्यादा होंगे कंपेयर्ड टू दिस कंटेनर. हेंस ये हमारे पास होएगा सोल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, वेयर एज ये हमारे पास होगा सोल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर. अब एक ग्रेडियंट क्या होता है, जो नेचुरल ग्रेडियंट हम कंसिडर करते हैं वो है कि हाई से अपने आप लो में जाना. लेट्स से फॉर एग्जांपल पानी है, हम पानी को या वाटरफॉल है तो जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर तो वो नेचुरली आ सकता है. हम जैसे अपने क्वांट में सीसैट में क्वेश्चंस भी करते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में कि जब चीज़ें डाउनस्ट्रीम आ रही है तो वो नेचुरली आ रही है, वेयर एज अगर अपस्ट्रीम लेके जानी है तो उसमें हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी. सो मूविंग ऑन टू फर्स्ट ऑप्शन ऑस्मोसिस. अब ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane. What is that? Semi-permeable membrane means कि एक कोई लेयर है जो सेमी परमिएबल है. परमिएबल मतलब कि जो लेयर कुछ भी आर पार करने में अपने आप को अलाउ करती है, whereas सेमी परमिएबल मीन्स कि वो कई लिमिटेड चीज़ों को अलाउ करती है कि अपने आर पार जाने में, एंड कई चीज़ों को वो रोक देती है. सो अगर हमारे पास यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है और यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है तो ऑस्मोसिस क्या होएगा, द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. इसका एक बहुत ही जेनरिक सा एग्जाम्पल है. कभी आप देखोगे कि रेजिन्स होती हैं, जो किशमिश होती है, अगर उसको आप पानी में भिगो के रखो थोड़े टाइम के लिए तो वो क्या होता है, वो स्वेल अप हो जाती है, इट बिकम्स स्वोलन. वाई? क्योंकि रेजिन में जो पानी की मात्रा है वो कम होती है, वेयर एज बाहर तो बहुत ज़्यादा पानी है. सो ये ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो देखता है कि किशमिश के अंदर बहुत कम पानी है, मेरे को इसके अंदर जाना है. सो ये इसके अंदर चला जाता है एंड द रेजिन, द किशमिश टेंड्स टू गेट्स स्वोलन. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस. सो इसका मतलब तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, ये तो विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है फ्रॉम हाई टू लो. सो इट मीन्स ऑस्मोसिस कैन नॉट बी द आंसर. नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. Now active transport is the answer to this question. How? Now active transport का क्या मतलब होता है? एक्टिव मीन्स कोई चीज एक्टिवली हो रही है, मतलब उसमें एनर्जी लगाई जा रही है. सो इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट द ट्रांसफर इज नॉट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, बट द ट्रांसपोर्ट इज फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. यूजुअली ये चीज तो होती नहीं है, हमने अभी देखा ये नेचुरली नहीं होती, तो इसमें एनर्जी लगानी पड़ती है टू डू दैट. हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज बी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बिकॉज इसमें वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, हम उसको हम लो से हाई लेके जा रहे हैं, वेयर एज नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, फ्रॉम
हाई टू लो। थर्ड है हमारे पास डिफ्यूजन, अगर हम बाकी भी ऑप्शंस को देख लें। एंड फोर्थ है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या हुआ? पैसिव मीन्स कि कोई फालतू एनर्जी नहीं लगी, नेचुरली हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में चीजें ट्रांसफर हो गई। वेराज डिफ्यूजन इज ऑल्सो विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, वो भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही लेके जाता है। डिफ्यूजन ज्यादातर गैसेस में देखते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैंने अभी कोई भी परफ्यूम लगाई, तो जो मेरे शायद 5 फुट या 6 फुट दूर भी कोई पर्सन बैठा हुआ है, उसको थोड़ी देर बाद वो खुशबू वहां पर आ जाएगी। वाई? बिकॉज थ्रू गैशियस एक्सचेंज, कि वहां पर लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो जहां पर ज्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन थी परफ्यूम की, वो ट्रांसफर हो गई एंड इट वेंट एंड स्प्रेड थ्रू द एंटायर एनवायरनमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज बी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मूविंग ऑन, ऑस्मोसिस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सोल्यूशन from higher concentration to a solution of lower concentration through a semi-permeable membrane. What is incorrect in this statement? Now they're asking you इस statement में incorrect क्या है? सबसे पहला, exact concentration of solution is not given, हमें ये जानने की जरूरत है क्या? Second, कैरेक्टर ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट गिवन, ये नहीं बताया हुआ कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिए हुए। थर्ड, अ फ्लो ऑफ सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एंड फाइनली दे आर सेइंग दैट ऑल द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ये जो स्टेटमेंट में सारे वर्ड्स दिए हुए हैं दे आर इनकरेक्ट। सो व्हाट डू यू थिंक विल बी द आंसर? सबसे पहले अभी हमने पीछे ऑस्मोसिस पढ़ा, तो उसमें हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, क्या हो रहा है, ट्रांसफर क्या हो रहा है, पूरा का पूरा सोल्यूशन होता है क्या? मतलब लेट्स से अगर हमारे पास शुगर सोल्यूशन है, तो विल द एंटायर शुगर सोल्यूशन बी ट्रांसपोर्टेड? नो, इट इज द सॉल्वेंट, जो हमने क्या था कि वाटर। सो सोल्यूशन वर्ड ही यहाँ पर गलत है, बाकी तो ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है एंड इट इज थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होएगा? सी, द फ्लो ऑफ सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल through semi-permeable membrane. It is the flow of solvent that happens through semi-permeable membrane. Next question. Living cells are not essential for. अब living cells हैं, वो किस चीज के लिए essential नहीं है? Evaporation, transpiration, guttation और all of these. अब evaporation क्या होता है? Everybody knows, हम कपड़े सुखाते हैं, जैसे छत पर जाके सुखाए, धूप है, तो कपड़े कैसे सूखते हैं? थ्रू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज व्हेन वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस एंड इट लीव्स, सो दैट इज इवेपोरेशन। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है ड्यूरिंग द डे टाइम। हाउ? इससे क्या होता है, कोई भी जो एक्स्ट्रा वाटर प्लांट के अंदर रिटेन हुआ होता है, उससे प्रेशर बन जाता है, एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको रिलीज करना होता है। सो ट्रांसपिरेशन के थ्रू प्लांट्स के जो लीव्स हैं, उससे पानी, जो एक्स्ट्रा पानी है, वो प्लांट से बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। सो ये गैशियस फॉर्म में पानी बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट इज गटेशन। नाउ व्हाट इज गटेशन? गटेशन भी ट्रांसपिरेशन जैसा ही होता है, ये भी प्लांट्स में पाया जाता है, बट इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा पानी तो इसमें से प्लांट्स में से निकलता है जैसे ट्रांसपिरेशन में निकलता है, पर गटेशन में जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में ही बाहर निकलता है। एंड जैसे इसमें था वेपर फॉर्म में निकलता है, गटेशन में लिक्विड फॉर्म में निकलता है। इसमें एक और चीज है कि जो गटेशन है वो इट हैपन्स ड्यूरिंग नाइट टाइम। एक्चुअली क्या है कि ट्रांसपिरेशन जो है ना, वो जब स्टोमेटा खुला रहता है, जो प्लांट का स्टोमेटा, दैट इज द ग्रीन दैट इज द ओपनिंग जिससे सनलाइट अंदर आती है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ये हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि स्टोमेटा की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो स्टोमेटा होता है प्लांट का, वो ना रात को बंद हो जाता है, इट इज ओनली ओपन ड्यूरिंग द डे। दैट्स वाई ट्रांसपिरेशन रात को नहीं हो सकती। सो रात को जो प्रोसेस होता है, क्योंकि पानी तो तब भी हो सकता है कि प्लांट में उसका प्रेशर क्रिएट हो जाए, उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? गटेशन होता है। अब बिकॉज वी आर ऑल्सो डिसाइफरिंग द ऑप्शंस, हम ऑप्शंस भी देख रहे हैं कि किस क्या क्या टर्म्स आई गई हैं पिछले सालों में। तो एक और अगर डिफरेंस हमें देखना हो ट्रांसपिरेशन और गटेशन में, ट्रांसपिरेशन में सिर्फ पानी बाहर निकलता है, वेयर एज गटेशन में साथ में जो थोड़े बहुत मिनरल्स भी होते हैं,
फॉस्फरस वगैरह जो प्लांट्स में होता है वो भी साथ में निकलता है. सो ये डिफरेंस भी आप याद रखिएगा बाय चांस अगर कभी ट्रांसपिरेशन या गटेशन पे भी क्वेश्चन आ जाए. अब लिविंग सेल्स ना इनमें से किसी भी चीज में रिक्वायर्ड नहीं होते हैं. सो रिमेंबर दैट इसका ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द मेजर फंगी दैट अफेक्ट्स फूड ग्रेन्स इन स्टोरेज आर एस्पैरगुलस, म्यूकर, राइजोपस, नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर आएगा ए, एस्पैरगुलस. इसके साथ एक और एग्जांपल हम याद रख सकते हैं, एस्पैरगुलस एंड पेनिसिलियम. ये जो दो फंगी होती है ये जो फूड ग्रेन स्टोरेज में पड़े होते हैं उसको अफेक्ट करती है. कभी कभी जैसे एप्पल, एप्रिकॉट, ग्रेप्स पे आप देखते हो ब्लैक कलर का की एक मोल्ड लगा होता है, वो उसका रीजन क्या होता है, यही वाली फंगी. नेक्स्ट, mastitis in animals is due to. Now mastitis is a disease जो कि mammary glands को affect करती है. Mammary glands क्या होते हैं, जो milk producing glands होते हैं in mammals, that is called mammary glands. So इसका आंसर होगा, हमारे पास ऑप्शंस है वायरस एंड worms, bacteria and virus, fungi and dry hand milking. Now as it is related to mammary glands, अगर आपको ये पता हो तो इससे you can come up with the correct option जो कि है D, fungi and dry hand milking. ये ज़्यादातर कैटल जो काव वगैरह है उनमें ये डिजीज़ देखने को मिलती है कि जब काव में से जब मिल्किंग हो रही होती है, जब दूध निकालते हैं तो एट टाइम्स क्या होता है कि इन्फेक्शन उनमें ट्रांसफर हो जाती है, विच इज़ द रीज़न फॉर दिस डिजीज़. Next question, pigment containing and light reflecting cells are leucoplasts, chloroplasts, chromatophore and chromatoplasts. So pigment containing, अब pigment क्या होता है, कोई भी चीज जो किसी को एक कलर देती है किसी चीज को, that is pigment. And light reflecting cells, what are they called? Now what are leucoplasts? ल्यूकोप्लास्ट होते हैं कलरलेस पिगमेंट, तो ये कोई कलर नहीं देते हैं, सो इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा. नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन प्लांट्स जो कि ग्रीन कलर देते हैं. ये हम कैसे याद रख सकते हैं, फ्रॉम क्लोरोफिल. क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है प्लांट्स में जिससे जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करती है. सो क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन कलर देते हैं. ओके, सो इट इज अ पिगमेंट and it gives green color. Let's move ahead and see the next option, chromatophore. Now what is chromatophore is the pigment that gives colors to different fruits and जो flowers होते हैं plants में उसको. So chromatophore ये एक pigment हो गई. And D is chromatoplast. Now there is no such thing as chromatoplast, it is chromoplast. तो D ऑप्शन तो वैसे ही हमारा एलिमिनेट हो गया. अब इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज C. Now why aren't we choosing B, chloroplast, and instead we are choosing chromatophore is because जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ ग्रीन कलर देता है एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ प्लास्टिड. एक सेल होता है, सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं जो हम आगे जाके करेंगे, तो उसमें एक ऑर्गेनेली होती है प्लास्टिड, उसी का एक पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, वेराज एक और पार्ट है ल्यूकोप्लास्ट. वेराज इट इज क्रोमैटोफोर जो एक सेल है जो कि कलर देता है फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को एंड फ्लावर्स को. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. Next question, the biologist who discovered the scientific function of cells in 1665 was. इसका आंसर बहुत ही ईजी है. जब हम सेल पढ़ना ही शुरू करते हैं स्कूल में तो फर्स्ट सेंटेंस एनसीईआरटी का यही लिखा हुआ है कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की था सेल. कहाँ पर? इन द कॉर्क ऑफ अ बॉटल. एंड जो ये कॉर्क है ये किससे बना होता है? डेड सेल से बना होता है. इसमें व्हेन ही observed the cork cell under a microscope तो उनको एक हनीकॉम्ब जैसा एक स्ट्रक्चर दिखा था. हनीकॉम्ब कुछ इस तरह से दिखता है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर था एंड ही टर्म्ड दैट स्ट्रक्चर टू बी ऑफ अ सेल. कौन सा सेल था? डेड सेल थे, क्योंकि ट्री बार्क से जो है ये कॉर्क बनती है. कॉर्क यूजुअली आप देखते हो कि बॉटल्स में, वाइन बॉटल, शैम्पेन बॉटल, उसमें जो कवरिंग होती है ब्राउन कलर की, दैट इज द कॉर्क.
Next, match the diseases listed in column A with their symptoms in column B and select the correct option. तो हमारे पास diseases हैं और column B में उसके symptoms दिए गए थे. So let's see what is the correct symptom with the disease. सबसे पहले हमारे पास typhoid fever, then we have cholera, then we have tuberculosis and last में we have chicken pox. अब अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं पता, आई थिंक चिकन पॉक्स एक ऐसी चीज़ है जो बचपन में ऑलमोस्ट सबको हुई है या फिर अपने आपके फ्रेंड्स में या फैमिली में आपने देखा है कि हुई है. उसमें सबसे एक प्रोमिनेंट चीज़ क्या होती है कि रेड कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं जो कि बाद में जाकर वो निकलते भी हैं जब वो क्योर हो जाता है. सो अगर हम वही ऑप्शन देख लें कि उससे रिलेटेड कुछ दिख रहा है आपको, एक स्किन रैश दिख रहा है, बट बेटर ऑप्शन क्या है, रेड स्पॉट्स और स्कैब्स. स्कैब्स इज व्हाट आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग अभी आपको कि जो वो कवरिंग सी बन जाती है, हार्ड कवरिंग बन जाती है रेड स्पॉट्स के ऊपर. सो हमें ये पता है चिकन पॉक्स का आंसर विल बी सी. फीवर होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, रेड स्पॉट्स एंड स्कैब्स है. अब देख लेते हैं 4 पे सी है हमारे पास, ओनली इन वन ऑप्शन बी. सो वी कम अप विद द आंसर जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, जो टाइफाइड फीवर है उसके क्या सिम्टम्स हैं, हाई फीवर, स्टमक पेन एंड स्किन रैश. नाउ टाइफाइड फीवर साथ में हम कर लेते हैं, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज जो कि सैल्मोनेला टाइफी से इज द कॉजेटिव एजेंट जो बैक्टीरिया कॉज करता है. नेक्स्ट हमारे पास है कॉलरा. कॉलरा का है राइस वाटर स्टूल्स जो कि डायसेंट्री, डायरिया लग जाता है, पेट खराब हो जाता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग. कॉलरा इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज और इसका जो बैक्टीरिया है जो कॉलरा कॉज करता है उसको बोलते हैं हम विब्रियो कॉलरी. नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस, टीबी. अब इसका क्या है, टीबी का है हमारे पास है ए, परसिस्टेंट कफ, लो ग्रेड फीवर एंड लॉस ऑफ वेट. जो टीबी है ये ध्यान रखिएगा ये कम्युनिकेबल डिजीज है, मीन्स कि एक कंटेजियस डिजीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाती है थ्रू इन्फेक्शन, बिकॉज इसमें कफ वगैरह है. सो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, कोई अगर खांसी कर रहा है जिसको टीबी हुई है वो दूसरे पर्सन को भी ट्रांसफर कर सकता है. Even typhoid is considered to be a communicable disease. Cholera is not a contagious disease, whereas chickenpox is also a contagious and communicable disease. इसमें भी ये जो अभी हम बात कर रहे थे स्कैब्स के बारे में, ये जब शेड ऑफ हो रहे होते हैं, ये अगर किसी और पर्सन के भी कांटेक्ट में आ जाए तो उस पर्सन को भी रिस्क होता है कि वो चिकनपॉक्स उसको हो सकता है. ठीक है, अब नेक्स्ट ये हमारे पास आ गया ट्यूबरकुलोसिस एंड चिकनपॉक्स हमने ऑलरेडी कर ही लिया था. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. Next, a patient suffering from stomach pain and indigestion was advised by the doctor to take probiotics. Probiotics help to, now what are probiotics? Increase the effect of medication, kill harmful bacteria in the stomach, provide the beneficial bacteria for healthy digestion and decrease the acid secretion and increase the enzymatic activity. अब हमारे ना बॉडी में, हमारे जो कहते हैं कि गट में, डाइजेस्टिव ट्रैक में बहुत एक गुड बैक्टीरिया होता है जो कि हमें डाइजेशन करने में हेल्प करता है. सो अगर किसी को स्टमक पेन, इनडाइजेशन हो रहा है, इट मीन्स कि वो जो गुड बैक्टीरिया दैट इज नॉट डूइंग इट्स वर्क. सो प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं, इस चीज में हेल्प करते हैं, दैट दे प्रोवाइड द गुड बैक्टीरिया बैक टू आवर बॉडी सो दैट दे कैन डू देयर फंक्शन प्रॉपरली. सो इसका ऑप्शन है सी, प्रोवाइड द बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर हेल्दी डाइजेशन. ये जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है यूजुअली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, वजाइना, यहाँ पर अवेलेबल होता है. नेक्स्ट, डॉक्टर्स रेकमेंड रियल टाइम PCR test for COVID-19 patients. This diagnostic test detects, now what does it detect? Complete COVID virus, protein of the virus, RNA of the virus और specific antigen of the virus. सबसे पहले तो अगर एंटीजन करना होगा तो इसके लिए आता है रैपिड एंटीजन टेस्ट. सो इट इज नॉट, एंटीजन वाला इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. इसमें हमने अब जब कोविड आया था तो इतना न्यूज में भी पढ़ा था कि व्हाट इज इट, इट इज एन RNA, इट इज नॉट अ DNA वायरस, इट इज एन RNA वायरस. इसी वजह से जो ये था बहुत ही मल्टीप्लाई कर पा रहा था. जैसे इतना टाइम क्यों लग गया था, इसकी जो वैक्सीन आई थी वो भी डेवलप करने में, बिकॉज जो RNA है वो अपना जो कैरेक्टर है बहुत जल्दी बदल देता है. वाई? RNA इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड पार्टिकल, वेयर एज जो DNA है वो हमारा
डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है उसका, मीन्स कि उसके ना 2 ऐसे स्ट्रैंड होते हैं, वेयर एज जो आरएनए है वो एक सिंगल स्ट्रैंड वाला होता है। तो एक सिंगल स्ट्रैंड वाला जो आरएनए होता है दैट इज मोर अनस्टेबल, सो वो बहुत जल्दी अपना कैरेक्टर चेंज कर सकता है और किसी भी और प्रोटीन या किसी भी और कंपोनेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करके वो चेंज कर सकता है अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो जो RT-PCR टेस्ट था वो हमें आरएनए ऑफ द वायरस का जो प्रेजेंस है वो बताता था कि बॉडी में वो वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। Next, which one of the following test is approved by Indian Council of Medical Research and does not require sample from नोज और थ्रोट? तो अगर आपने अपने टाइम पर, कोविड वाले टाइम पर टेस्ट करवाया था तो इफ़ यू रिमेंबर कि वो नोज में एक स्वॉब डालते थे और एक थ्रोट में स्वॉब डालते थे सैंपल लेने के लिए। अब वो क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा जो टेस्ट है उसमें नोज और थ्रोट का सैंपल नहीं रिक्वायर्ड है। फर्स्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, जिसको हम RT-PCR टेस्ट भी कहते हैं, और ये तो ऑलमोस्ट सबने कराया होगा, सो वी नो कि इसमें तो नोज और थ्रोट का सैंपल लिया गया था, सो ए इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट एंड डी इज द TrueNAT टेस्ट। नाउ रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है? सबसे पहले उसके लिए ना लेट्स सी कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीजन क्या होता है? एक कोई प्रोटीन, एक कोई कंपोनेंट बॉडी के अंदर जिस वजह से आपका एक इम्यून सिस्टम किसी डिजीज के अगेंस्ट क्रिएट होने की एक कैपेबिलिटी होती है, उसको हम एंटीजन बोलते हैं। लेट्स से अगर किसी को कोविड हुआ है तो उसमें उस टाइम पर वो एंटीजन बॉडी में आ गया है। अब जब एंटीजन, एक न्यू एंटीजन, कोई अनफेमिलियर एंटीजन बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है उसके अगेंस्ट? एंटीबॉडी क्या करती है कि कोई एंटीजन न्यू आया हुआ है, वो देखेगी ओ ये मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, सो आई हैव टू क्रिएट एन एंटीबॉडी अगेंस्ट इट, कि आगे से कोई ये एंटीजन दोबारा मेरी बॉडी में घुसेगा तो या तो मैं उसको पूरा का पूरा नष्ट कर दूंगी, आई विल डिस्ट्रॉय द एंटीजन, और मेरी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम बन जाएगा कि वो एंटीजन मुझे अफेक्ट नहीं करेगा। सो जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है वो इसलिए किया जाता था या इसलिए किया जाता है टू चेक अगर ऑलरेडी हमारी बॉडी में किसी एंटीजन के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनी हुई है या नहीं। जैसे कोविड के टाइम पर अगर हम उसका एग्जांपल लें, बिकॉज ये क्वेश्चन तभी का आया हुआ है, क्या होता था कि कई लोग थे एसिम्टोमेटिक, उनको सिम्टम्स नहीं थे और उनको ये नहीं पता था उनको कोविड हो चुका है या नहीं हो चुका, सो दे यूज्ड टू गेट देयर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट डन। उसमें क्या था, उसमें टेस्ट में आ जाता था कि जो कोविड वायरस के अगेंस्ट, जो एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बॉडी में होनी चाहिए थी वो है या नहीं है। सो ये लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड सैंपल। वेयरएज जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसके लिए भी नोज और थ्रोट का स्वॉब या सैंपल रिक्वायर्ड है। जो TrueNAT टेस्ट है ये इनिशियली बना गया था टीबी को डिटेक्ट करने के लिए। सो टीबी भी हमने देखा है कि उसके पिछले क्वेश्चन में था ना, सार थ्रोट वगैरह, थ्रोट इन्फेक्शन ये सब होती है और वो लंग्स को अफेक्ट करता है। सो उसके लिए भी यू कैन रिमेंबर लाइक दिस कि नोज और थ्रोट का जो सैंपल है वो रिक्वायर्ड होगा। हेंस इसका आंसर क्या होएगा? बी, rapid antibody test. Next question is about vitamins. A vitamin that functions both as a hormone and as a विजुअल पिगमेंट। अब विटामिन जो है वो कौन सा हमारा विजन में हेल्प करता है? दैट इज विटामिन ए। एंड स्कूल टाइम से ही हम करते आ रहे हैं दैट विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है दैट कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। तो वो कहते हैं कि कैरेट वगैरह खाओ बिकॉज दैट इज रिच इन विटामिन ए। अब इसमें से ऑप्शन में से अगर आपको पता है कि विटामिन ए कौन सा है, सो वी कैन कम टू द कंक्लूजन। पर अगर वो नहीं पता पर बाकी पता है कि मे बी कोई बी है, कोई सी है, तो भी हम आंसर पर आ सकते हैं। सो सबसे पहले अगर हम देखें राइबोफ्लेविन इज विटामिन B2। सो ये आंसर नहीं हो सकता है, बट वैसे अगर हम अपनी नॉलेज के लिए करें तो राइबोफ्लेविन है जो विटामिन B2 है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ। नेक्स्ट है हमारे पास फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इज ऑल्सो विटामिन B9। ये न्यू सेल्स बनाने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास है थायामिन। थायामिन भी विटामिन B का ही एक फॉर्म है, दैट इज B1। ये भी ग्रोथ में हेल्प करता है। एंड फाइनली हमारे पास कौन सा ही बच गया? रेटिनॉल। एंड रेटिनॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। ये विजुअल पिगमेंट भी प्रोवाइड करता है हमारी आईज को और ये एज हार्मोन भी एक्ट करता है। Next, during expiration, the air will leave the lungs
when the pressure inside the lungs must become. Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.